गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम 28 नवंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। इंटरेस्टिंग सेशन है, आखिरी तक बने रहिएगा। सेशन में आराम से रिलैक्स होकर वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहां से आने वाली एग्जाम में हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर ही लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर का। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 के 19वें एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह हो जाता है कि एक्सरसाइज सूर्य किरण का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जाता है। तो इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और नेपाल की आर्मी के मध्य में। इंडिया और नेपाल के मध्य में आपसी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, दोनों देशों की सेना के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए, जॉइंट ऑपरेशन इन फ्यूचर अगर करना पड़े तो आराम से दोनों सेनाएं एक दूसरे के बारे में जानकारी रखती हो, इजीली जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा सके, इसीलिए एक्सरसाइज सूर्य किरण का आयोजन इंडिया और नेपाल के बीच में किया जाता है। नॉर्मली हर साल इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में इस बार इसका 19वां एडिशन है और यह आयोजित किया जा रहा है भारत के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ नाम के प्लेस पर। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जा रहा है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, 25 नवंबर को यह शुरू हुई थी और 8 दिसंबर तक यह आयोजित की जाएगी। उद्देश्य आपको समझ में आ गया। दोनों देशों की आर्मी के बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना, इससे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहां पर इस बार स्पेशली इस चीज को नोटिस किया गया है कि टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रोन्स का यूज किया जाना और अलग अलग तरीके के जो एडवांस्ड जो हथियार हैं, उनके यूज को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज के 19वें एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? तो यह आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। हर साल आयोजित की जाती है इंडिया और नेपाल के मध्य में। वैसे लगातार काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जैसे ऑस्ट्रा हिंद के बारे में हमने पढ़ा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इस तरीके से जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उनको याद रखिएगा। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिलिट्री एक्सरसाइज से, या फिर जो एक्सरसाइज होती है देशों के बीच में, इंडिया के साथ अगर कोई और देश पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी। आगे, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा। तो अभी ग्लासगो में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वहां पर 2030 में आयोजित किए जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी है वो इंडिया ने जीत ली है। अब इंडिया में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे और यह आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। 2030 में यह जो आयोजन किया जा रहा है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स का इंडिया में दूसरा आयोजन है। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई थी। 1930 से लेकर आज तक एक ही बार केवल कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजित किए गए हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ओके, और अब 2030 में दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे भारत में, गुजरात के अहमदाबाद में। आपको पता है 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। 2026 में भी इसका आयोजन होना है नेक्स्ट ईयर। तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे ग्लासगो में। ग्लासगो सिटी इन स्कॉटलैंड। ओके, यूरोपीय देश स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो। यहां पर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किए जाने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, जो ग्लासगो में आयोजित किए जा रहे जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, इस कंपटीशन का 24वां एडिशन है ग्लासगो में। ओके, तो 2030 में कहां आयोजित किए जाएंगे? 2030 में अहमदाबाद और 2026 में आयोजित किए जाने वाले हैं ग्लासगो में। तो यहां पर क्लियर हो जाता है, आंसर ले लिया हमने, अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे।
एक और चीज यहां पर याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली ये जो बैठक हुई थी ये ग्लासगो में हुई थी और यह इस कंपटीशन का 24वां एडिशन होगा। हाँ, एक और चीज कि 23वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है ग्लासगो में, करेक्ट कीजिएगा इस फैक्ट को, 24वां एडिशन आयोजित किया जाएगा इंडिया में। तो स्लिप हो रहा था ये फैक्ट, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 2030 का जो एडिशन है अहमदाबाद गुजरात में वो 24वां एडिशन है। 2026 में ग्लासगो में जो आयोजित किया जाएगा ये 23वां एडिशन है 2026 में, ठीक है। 23 जुलाई 2026 को शुरू होगा, 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन में 3000 से ज्यादा एथलीट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। 10 अलग अलग स्पोर्ट्स के 215 अलग अलग इवेंट्स आयोजित किए जाने वाले हैं ग्लासगो में। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हुए थे 2010 में। और सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब और कहां आयोजित किए गए, तो सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था 1930 में और यह आयोजित हुए थे कनाडा के हैमिल्टन में। तो यहां पर आपको 4 कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पता चलता है। सबसे पहला कनाडा के हैमिल्टन में, 2010 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। 2026 में आयोजित किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड और 2030 में आयोजित किया जाएगा कहां पर, अहमदाबाद गुजरात, जो कि 24वां एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स का। अब यहां पर कमेंट में बताइएगा कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए वो कौन सा एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का। इजीली बता दोगे, अगर 4-4 साल भी माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है 4 साल में एक बार। अच्छा, पार्टिसिपेट कौन करता है, ऐसे देश जो कि कभी ब्रिटिश, देखिए कॉमनवेल्थ नेशंस कौन होते हैं, तो वो जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वही देश के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसलिए जब इनको शुरू किया गया था तब इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से पुकारा गया था। आगे चलकर 1978 में इसका नाम बदला गया, कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया, ठीक है। और अभी ये कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने जाते हैं। 4 साल में एक बार इनका आयोजन किया जाता है। आगे चलें। किसान सशक्तिकरण के लिए एक योजना है यहां पर जिसका नाम है रायथन्ना मिकोसम इनिशिएटिव। किस राज्य में शुरू किया गया है, तो फार्मर एम्पावरमेंट के लिए एक स्कीम या इनिशिएटिव को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसका नाम है रायथन्ना मिकोसम इनिशिएटिव। तो आंसर मिल जाता है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में 24 से लेकर 29 नवंबर तक ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। इसमें होगा ये कि जितने भी फार्मर्स से राज्य में, आंध्र प्रदेश में डोर टू डोर गवर्नमेंट विजिट करेगी इन फार्मर के होम पर, घर पर डोर टू डोर विजिट किया जाएगा। फार्मर्स को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है जो कि फार्मर्स के लिए, जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है फार्मर्स के लिए, उनके बारे में बताना, उनके प्रति अवेयरनेस फैलाना इस स्कीम या इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। तो 24 से लेकर 29 नवंबर तक इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है रायथन्ना मिकोसम इनिशिएटिव। नई टेक्नोलॉजीज के यूज के बारे में सारे फार्मर्स को बताया जाएगा। इनिशिएटिव में 5 पॉइंट फॉर्मूले को फॉलो किया जा रहा है, मतलब किसानों को 5 चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 5, देखिए 5 पॉइंट फॉर्मूला है, मतलब 5 चीजों के बारे में किसानों को बताया जाएगा। सबसे पहला, वाटर सिक्योरिटी चेक की जाएगी। जितने भी किसान हैं राज्य में उनके पास इरिगेशन के साधन है या नहीं, पानी की सुविधा है या नहीं सिंचाई के लिए, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। सेकेंड, डिमांड ड्राइवन क्रॉप प्लानिंग, कमर्शियल क्रॉप को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा और किसानों को उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है राज्य की उनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न एग्री टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जाएगा। टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा कि भाई जो आप ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं ना, जिसमें समय भी लगता है, फसल भी कम मिलती है, तो इसकी बजाय आप यूज करो मॉडर्न एग्री टेक्नोलॉजी को। जो नई टेक्नोलॉजी है इनके बारे में किसानों को बताया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताया जा सकेगा ताकि जो किसान है अपने क्रॉप्स को खुद ही प्रोसेस करे, बेच पाए। और इसके अलावा 5वां पॉइंट है
सस्टेन्ड गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी जिन भी किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है, उन फार्मर्स को भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है वो किया जाएगा। ऐसे किसानों की लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस तरीके से 5 पॉइंट फॉर्मूला को अपनाया जा रहा है और इनिशिएटिव का नाम है रायथन्ना मिकोसोम इनिशिएटिव। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में से लॉन्च किया है, एक फार्मर वेलफेयर इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंसर ले लिया हमने, आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी ज्योग्राफी का कोर्स यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। फाउंडेशन तैयार करने के लिए ये आपको काफी हेल्प करने वाली है। आप चाहे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको सारे टॉपिक के यहां पर मिल जाएंगे और आप इजीली ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं उनको डील कर पाएंगे इस कोर्स के बाद। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इससे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपको हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप सभी के लिए संडे को दुष्यंत सर करंट अफेयर का आपका डाउट सेशन लेकर आने वाले हैं आपके लिए। आपको करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस एग्जाम में करंट अफेयर की आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा करंट अफेयर को लेकर। अगर आप बिगिनर हैं, आप काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो सभी आपको यहां पर इस लाइव सेशन में मिल जाएगा। तो संडे को इवनिंग में 4 PM को आपकी ये लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। आप दुष्यंत सर से यहां पर बात कर सकते हैं और आपकी स्ट्रेटेजी को वहां पर इजीली आप नोट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे आपको तैयार करना चाहिए और किन चीजों को आपको करंट अफेयर में पढ़ने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, पूरी चीजें नहीं पढ़नी होती है, कुछ चीजें सेपरेट करनी होती है। अब करंट अफेयर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें डिटेक्ट करना आना चाहिए। तो इन सभी के बारे में आपको इजीली यहां पर काफी सारा गाइडेंस मिलेगा। तो ज्वाइन कीजिएगा संडे को 4 PM आपके लिए लाइव क्लास है क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कौन सी है? तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 को हाल ही में जारी किया गया और इसमें बताया गया कि दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली शहर की अगर हम बात करें तो यह हो जाता है एशिया का, इंडोनेशिया का जकार्ता शहर। अभी तक आपको पता है पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर टोक्यो जापान था, लेकिन अब हो गया है जकार्ता इंडोनेशिया। ये जो रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन की ही एक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जारी की गई है। हम यूनाइटेड नेशन याद रख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट को जारी किया। दुनिया में अर्बन एरियाज को लेकर, ग्लोबल पॉपुलेशन को लेकर इस रिपोर्ट में एनालिसिस किया जाता है, घनी आबादी वाली सिटीज को रैंक किया जाता है। ओके, और इसमें बताया गया कि वर्ल्ड में सबसे घनी आबादी वाला शहर है इंडोनेशिया का जकार्ता, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी। ठीक है, अभी तक कौन था? टोक्यो जापान, और अब हो गया है इंडोनेशिया का जकार्ता। टॉप 10 की बात करें ना, तो इंडिया की 2 सिटीज ऐसी हैं जिनको टॉप 10 में रैंक किया गया है सबसे घनी आबादी के आधार पर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के आधार पर इंडिया की 2 सिटी है जो कि टॉप 10 में। अच्छा, सबसे पहली चीज तो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी कौन? इंडोनेशिया का जकार्ता पहले नंबर पर, सही है, 41.9 मिलियन लोग यहां पर रहते हैं। सेकेंड है बांग्लादेश का ढाका, 36.6 मिलियन ढाका की आबादी है सिटी के तौर पर, और जापान का टोक्यो जो कि अभी तक पहले नंबर पर था, यह आ गया है तीसरे नंबर पर, 33.4 मिलियन। चौथे पर आता है भारत की राजधानी नई दिल्ली, 30.2 मिलियन, और कोलकाता है 9वें नंबर पर, भारत की सिटी है, टॉप 10 में दूसरी है, 22.5 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, किसकी?
कोलकाता की। तो जकार्ता की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सेकंड पर ढाका बांग्लादेश, थर्ड पर आता है जापान का टोक्यो, फोर्थ पर नई दिल्ली भारत का सबसे टॉप का शहर है आबादी के मामले में, और नाइन्थ नंबर पर आता है कोलकाता। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, 2 साल में एक बार जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन के एक डिपार्टमेंट के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर। तो यूनाइटेड नेशन का ही एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1948 में की गई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और ली जुनहुआ जो कि चाइना से आते हैं इस डिपार्टमेंट के हेड है, और इसी के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया जाता है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट। सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन? जकार्ता, इंडोनेशिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किससे बनाया गया? पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है, बॉक्सिंग खेलों के लिए पॉलिसीज मेकिंग संस्था के रूप में काम करती है वर्ल्ड बॉक्सिंग। इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं गेनाडी गोलोवकिन। गेनाडी गोलोवकिन नए प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग के। अगर हम इनकी बात करें तो गेनाडी खुद आते हैं कजाकिस्तान से, और ये कजाकिस्तान के बहुत ही फेमस बॉक्सर रहे हैं, और अब गेनाडी 3 साल तक वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है नीदरलैंड के बोरिस वैन डेर वॉर्स्ट को। नीदरलैंड से आते हैं बोरिस, अभी तक ये पद को होल्ड कर रहे थे वर्ल्ड बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट के रूप में। इनको रिप्लेस किया है गेनाडी गोलोवकिन ने, जो कि कजाकिस्तान के, और अब ये 3 साल तक वर्ल्ड बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना 13 अप्रैल 2023 को की गई थी। उद्देश्य आपको पता चल ही गया क्या है वर्ल्ड बॉक्सिंग का। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है बॉक्सिंग खेलों की। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में हेडक्वार्टर है। 125 नेशनल फेडरेशन, जो अलग अलग देशों में, जैसे भारत में भी एक बॉक्सिंग फेडरेशन होगा जो कि इंडिया में बॉक्सिंग खेलों को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से 125 नेशनल फेडरेशन इसके मेंबर है वर्ल्ड बॉक्सिंग के, और गेनाडी गोलोवकिन नए अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग के। होया डावोडियंसिस नाम की नई प्लांट स्पीशीज को किस राज्य में खोजा गया है? होया प्लांट स्पीशीज का ही एक मतलब एक समूह है। होया प्लांट एक फूलों की पौधों की प्रजाति होती है, तो उसी स्पीशीज का एक नया प्लांट स्पीशीज खोजी गई है, होया डावोडियंसिस, और इसे खोजा गया है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। पता है आपको, इस जो प्लांट की स्पीशीज को खोजा गया, इसकी विशेषता है कि अगर इसके फूल देखेंगे ना तो ये स्टार की तरह हमें दिखाई देते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्टार की तरह इनका शेप देखने को मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में होया डावोडियंसिस नाम की नई प्लांट स्पीशीज को खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के विजयनगर क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। कुछ टीम थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग डिपार्टमेंट या रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जैसे सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिक रिसर्च सिंगापुर। इनके जो साइंटिस्टों की टीम थी, इन्होंने मिलकर इस प्लांट स्पीशीज को खोजा है। प्लांट का नाम होया डावोडियंसिस रखा गया है, और ये जो प्लांट है ये होया प्लांट की ही एक स्पीशीज है। यहां पर होया प्लांट की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि वैक्स प्लांट के नाम से जाना जाता है। वैक्स प्लांट, क्योंकि अगर हम इसके फूलों को देखते हैं ना तो ये मोम की तरह दिखाई देता है, वैक्स की तरह। इसको हाथ लगाते हैं ना तो ये मोम की तरह, वैक्स की तरह दिखाई देता है। और उष्ण कटिबंधी उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में नॉर्मली होया प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। तो क्लाइंबिंग प्लांट है, मतलब जैसे बेल दूसरे वृक्षों का सहारा लेकर जीवित रहती है ना, वैसे ये भी जो प्लांट है दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हैं। तो ये क्लाइंबिंग प्लांट है या फिर वैक्स प्लांट के नाम से जाना जाता है होया प्लांट को। और इसके जो फूल है वो फ्लावर जो रहते हैं वो स्टार शेप के रहते हैं, और इसी होया प्लांट की स्पीशीज को खोजा गया है जिसका नाम है होया डावोडियंसिस या डावोडियंसिस। ठीक है, तो कहां खोजी गई, किस राज्य में खोजी गई? इस प्लांट की स्पीशीज को खोजा गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में, पूर्वोत्तर भारत में। चाणक्य डिफेंस डायलॉग
2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? देखिए, एक सम्मेलन है ये जो कि डिफेंस के सेक्टर पर चर्चा करता है। तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग इसका नाम है। 2023 में ये जो सम्मेलन है डिफेंस पर पहली बार शुरू किया गया था। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो 2023 में पहला एडिशन, 2024 में दूसरा एडिशन और अब 2025 में इसका तीसरा एडिशन। अब जो तीसरा एडिशन है उसका आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत में डिफेंस सेक्टर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, भारत में डिफेंस सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजीज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, भारत की सीमाओं को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, ऑल ओवर डिफेंस सेक्टर के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इस साल ये इसका तीसरा एडिशन है। 27-28 नवंबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब 2 दिन का सम्मेलन है, कल शुरू हुआ था और आज ये खत्म होगा। तीसरा एडिशन है इंडियन आर्मी, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ये दो संस्था, एक तो इंडियन आर्मी और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, ये दोनों मिलकर आयोजन करवा रही है चाणक्य डिफेंस डायलॉग का। तीसरा एडिशन है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। विषय सम्मेलन की थीम नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसकी थीम अगर हम देखने जाते हैं तो रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत, यह थीम रखी गई है चाणक्य डिफेंस डायलॉग की। डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर यहां पर चर्चा की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस है, क्या थ्रेट है इंडिया के सामने, डिफेंस में टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। यंग लीडर्स फोरम पर भी यहां पर बात की जाती है। इसके लिए एक अलग से सम्मेलन का ही आयोजन किया जाता है इसी के अंतर्गत। तो डिफेंस सेक्टर पर चर्चा करता है यह डायलॉग, यह सम्मेलन। नेशनल लेवल का सम्मेलन है, हर साल आयोजित किया जाता है। 2023 में शुरुआत की गई थी। इंडियन आर्मी और जो संस्था इंक्लूड है इसको आयोजित करवाने में, यह संस्था है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। एक डिफेंस थिंक टैंक है भारत का, नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह है। ठीक है। दुनिया का सबसे युवा फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना है? दुनिया के सबसे युवा फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं जेवोखिर सिंडारोव। तो जावोखिर सिंडारोव दुनिया के सबसे यंगेस्ट फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं। फिडे वर्ल्ड कप एक शतरंज का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इसको जीता है उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव ने। जावोखिर सिंडारोव ने फाइनल में वई यी, जो कि चाइना से आते हैं, चाइना के शतरंज प्लेयर है, इनको हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। जब जावोखिर ने इस चैंपियनशिप को जीता, उज्बेकिस्तान के प्लेयर है, तब इनकी एज केवल 19 साल थी। मतलब 19 साल इनकी एज है। तो सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ये चेस वर्ल्ड कप है, फिडे चेस वर्ल्ड कप के नाम से इसे जाना जाता है। अभी इसका आयोजन 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक भारत के गोवा राज्य में किया गया था। गोवा में इसका आयोजन हुआ। सबसे यंगेस्ट विनर बने हैं उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव। 2025 में विनर और रनर अप दोनों हमको पता चल गए। विनर हो जाते हैं उज्बेकिस्तान से, रनर अप हो जाते हैं चाइना से। ये जो शतरंज का वर्ल्ड कप है ना, एक्चुअल में यहां पर जो टॉप 3 प्लेयर होते हैं ये आगे चलकर कैंडिडेट टूर्नामेंट खेलते हैं। ये भी शतरंज का ही टूर्नामेंट है। और फिर कैंडिडेट टूर्नामेंट जो भी जीतता है वो आगे चलकर चेस वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है और वर्ल्ड चेस चैंपियन से फिर उसकी फाइट होती है, वो फिर उसके साथ प्रतियोगिता करता है। तो चेस वर्ल्ड कप की शुरुआत जो फिडे चेस वर्ल्ड कप है 2005 में की गई थी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2025 में गोवा में आयोजन किया गया। विनर जावोखिर सिंडारोव रहे उज्बेकिस्तान के और रनर अप वाई यी रहे जो कि चाइना से आते हैं। 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक संस्था को मान्यता है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बनाने के लिए, इसके लिए वर्ल्ड में काम करने वाली यह संस्था है। ठीक है। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं हाल ही में ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत में
राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हम जिनको बोलते हैं। आपको पता है जो नेशनल इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार। तो ये हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए और 2026 के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है। जैसा कि संस्था की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है संस्था को। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो 2026 का चेयरमैन भारत के ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में देखने को मिलता है और ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर हैं वर्तमान में। ये आते हैं वैसे यूपी से और इसी साल 19 फरवरी 2025 को शुरुआत में ये भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए कितना बजट केंद्र सरकार ने आवंटित किया है? तो एक स्कीम है, काय की स्कीम है? सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है ना। परमानेंट मैग्नेट जो है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, उसके निर्माण को बढ़ावा देना, ताकि हम जो विदेशों से हमारी निर्भरता है इस पर्टिकुलर परमानेंट मैग्नेट्स पर, उसे कम किया जा सके। तो इसके लिए एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 7,280 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितने? 7,280 करोड़ रुपए स्कीम के लिए दिए गए। उद्देश्य क्या है? भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब ये क्या है सर? देखिए, अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं ना, तो ये ऐसे मैग्नेट जो रेयर अर्थ मेटल से बनाए जाते हैं। हमेशा मैग्नेट की क्षमता इनमें रहती है, हमेशा, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट है तो रेयर अर्थ मेटल से इन्हें बनाया जाता है। अब होता क्या है, देखो होगा क्या, देश में रेयर अर्थ ऑक्साइड से इसकी शुरुआत होगी, पहले इसका निर्माण किया जाएगा, फिर मेटल्स में इनको बदला जाएगा, फिर मिश्र धातु में इनको बदला जाएगा और आगे चलकर तैयार सेंटर्ड रेयर मैग्नेट्स तैयार की जाएगी। पूरा रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश्ड जो मटेरियल है, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग है, पूरी चेन तैयार की जाएगी। अब इसके लिए टोटल जो बजट रखा गया है शुरू से आखिरी तक मैन्युफैक्चरिंग का, वो रखा गया है 7,280 करोड़ रुपए। टुकड़ों में 7 साल तक इसको खर्च किया जाएगा, हम देखेंगे कैसे। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्यों जरूरी है, हमको इतनी जरूरत क्यों है इसकी? तो देखिए, काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी से, काफी सारी ऐसी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, काफी सारी ऐसे अलग चीजें हैं जिनमें यूज किया जाता है इसका, स्पेशली सबसे ज्यादा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी इसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एरोस्पेस, डिफेंस, सब में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े। हम जो विदेशों से नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं इस चीज को, जो कि हम घर में बना सकते हैं, तो अगर भाई हम इस पे निर्भरता कम करेंगे तो आगे चलकर हमारा एरोस्पेस, डिफेंस, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सोर्सेस को हम बढ़ा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हमारे पास हो। तो क्योंकि देखिए, एक तो पावरफुल बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल मैग्नेट से, नॉर्मल मैग्नेट से बहुत ज्यादा बेहतर इसका परफॉर्मेंस है, एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए इस प्रकार के मैग्नेट का यूज किया जाता है अधिकतर इलेक्ट्रिक चीजों में या फिर जो अदर चीजें हैं उनमें। ओके, तो अब इंडिया में जो अब जो स्कीम लाई गई है, 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हमको करना है, इसके उत्पादन को बढ़ाना है, यह हमारा उद्देश्य है। इंडिया में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को खोला जाएगा, ठीक है, और इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। स्कीम वैसे 7 साल की है, लेकिन शुरुआत के 2 साल
फैसिलिटीज को बनाने में लगेंगे, ऐसे प्लांट्स वगैरह स्थापित करने पड़ेंगे और आगे के 5 साल फिर सेल्स को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। डन, तो समझ में आ गया। 7,280 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 2 साल तक 750 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी और आगे 5 साल 6,450 करोड़ रुपए कंपनीज को इंसेंटिव्स के रूप में दिया जाएगा। जितना भी उनका प्रोडक्शन है, सेल्स है, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बाकी का पैसा दिया जाएगा इंसेंटिव्स के आधार पर। तो इस तरीके से ये स्कीम है। तो बजट कितना रखा गया है? बजट रखा गया है 7,280 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आवंटित किए गए। ओके, 28 नवंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। यहां पर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की है? तो यह हासिल की है बेंगलुरु ने। हाल ही में लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती मनाई गई। यह क्रांतिकारी किस राज्य से संबंधित है? तो यह आते हैं असम राज्य से। 2025 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? यह जीता इटली ने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया किसे? रोहित शर्मा। 14490 हेल्पलाइन किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई नेशनल कमीशन फॉर विमेन। चर्चित सह्याद्री सिंधुरा किस चीज की नई वैरायटी है? तो यह रेड राइस की नई वैरायटी है। भारत की माहे क्लास की पहली इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल का क्या नाम है? इसे नाम दिया गया INS माहे। कुमारी कमला, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। सुर्खियों में रहे कोटी गांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? यह है भारत के गोवा राज्य में। चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में स्थित है? उर्मिया झील देखने को मिलेगी ईरान में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए, रिवाइज हो जाते हैं हमारे। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लें। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा माल्टा। सॉरी, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स माल्टा में आयोजित किए जाएंगे 2027 में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 में ओवरऑल कैटेगरी का अवार्ड किस देश के फोटोग्राफर ने जीता है? तो यह जीता है विन वॉन डेन हैवर ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर है। विन वॉन डेन हैवर। बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए, इजीली हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। मोरमुगांव पोर्ट भारत के किस राज्य में है? पहले वेतन आयोग, जो केंद्रीय वेतन आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? और भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो ये तीनों क्वेश्चन आराम से पॉज करके नोट कर लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा, देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन, ठीक है? कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।